हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नागरिकता की समाप्ति के बारे में। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारा जो ये सिक्स क्लास मतलब पॉलिटी का 6 चैप्टर चल रहा है, इसमें हमने बात की नागरिकता के बारे में कि नागरिकता हम किसी देश की कैसे अर्जन कर सकते हैं, विदेशी लोग यदि आते हैं तो यहाँ पे नागरिकता कैसे अर्जन करते हैं। देन आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये नागरिकता जो प्राप्त होती है उसको समाप्त कैसे की जाती है। ठीक है, यानी नागरिकता की समाप्ति किस किस आधार पे हो सकती है। तो यहाँ पे यदि हम मेन रूप से बात करें तो क्या बात की गई कि नागरिकता अधिनियम जो हमारा 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो भी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत जो नागरिकता लोगों को दी जाती है तो इसके खोने के 3 कारण हैं, और वो कौन कौन से हैं। पहला है स्वैच्छिक त्याग, देन हमारा सेकंड है बर्खास्तगी के द्वारा, और तीसरा हमारा है वंचित करने के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे स्वैच्छिक त्याग का मतलब क्या होता है, बर्खास्तगी के द्वारा क्या होता है, और वंचित करने के द्वारा क्या होता है। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग में क्या बात की गई है कि एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, यानी कि एक भारत में रहने वाला नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता त्याग सकता है। ठीक है, यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत क्या हो, युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। व्यक्ति के साथ प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिक नहीं रहता। यानी कि कोई व्यक्ति पूर्ण आयु और स्वास्थ्य का मतलब क्षमता का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से व्यक्ति स्वस्थ है, पागल या दिवालिया नहीं है, और वो क्या करना चाहता है, अपने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्यागना चाहता है। और भारत युद्ध उस टाइम पे क्या हो कि यदि युद्ध में व्यस्त हो तो केंद्र सरकार ही उसका पंजीकरण एक तरफा रख सकती है। कोई जरूरी नहीं होता कि संसद में पेश हो, केंद्र सरकार ही उसका अपनी तरफ रख के और क्या कर सकती है, उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। और जब कोई व्यक्ति नागरिकता क्या कर लेता है, अपने से समाप्त करता है, तो उसके साथ जो नाबालिग बच्चे होते हैं उसके, ठीक है, यानी कि जो वयस्क नहीं हुए होते, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी भी नागरिकता क्या होती है, समाप्त मानी जाती है। हाँ, हालांकि यहाँ पे एक प्रावधान और है कि क्या होता है कि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने पर भारतीय नागरिक बन सकता है। यानी कि पहले भी हमने पढ़ा कि वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। ठीक है, यानी जन्म के या वंश के आधार पर। तो अब यहाँ पे यदि ये नागरिकता यहाँ की समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो ये भारत के नागरिक थे। जैसे हम बात करें तो हमारे ही पेरेंट्स से आप एग्जाम्पल से समझिए कि सपोज आपके पेरेंट्स है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि अपनी स्वेच्छा से मतलब पूरे होशो हवास में, मेन रूप से कहे तो वो पूरे होशो हवास में क्या कर रहे हैं, भारत की नागरिकता को छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर सकते, त्याग सकते हैं, और उनके साथ साथ क्या होगा कि आपकी नागरिकता भी छिन जाएगी, और जिस देश में आप रह रहे हैं वहाँ की नागरिकता बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं भारत का नागरिक बनूं, भारत की नागरिकता मुझे मिले, भले ही आपके पेरेंट्स नागरिकता छोड़ के चले गए हैं, तो आप 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने के बाद क्या कर सकते हैं, भारतीय नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, यानी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नागरिकता जहाँ पे अर्जन करने की बात थी वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जन्म के आधार पर या वंश के आधार पर हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि किसी के मम्मी पापा दादी दादा में से कोई भी भारतीय रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या हो सकते हैं, भारत की नागरिक बनने के हकदार हैं और भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा स्वैच्छिक त्याग। उसके बाद हमारा आता है बर्खास्तगी के द्वारा। तो स्वैच्छिक त्याग का मतलब तो हुआ कि हम अपने से नागरिकता त्याग रहे हैं, और इसकी जो एक दो कंडीशंस है वो आपको समझ में आ गई कि जब हम नाबालिग हैं तो हमारी नागरिकता खत्म हो जाती है, लेकिन वयस्क होने के बाद चाहते हैं यदि कि हम भारत के नागरिक बने तो बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें बर्खास्तगी के द्वारा। तो इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की स्वयं मतलब अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। ठीक है, बर्खास्तगी के द्वारा का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति है वो स्वेच्छा से क्या करता है कि अपनी नागरिकता को त्यागना चाहता है, यानी कि किसी अन्य देश की त्यागना नहीं चाहता, किसी अन्य देश की नागरिकता ले रहा है। इसमें तो हो गया स्वैच्छिक त्याग का, भारत की नागरिकता त्याग रहा है।
इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता नहीं त्यागता है, लेकिन वो अपनी इच्छा से क्या कर रहा है कि अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर रहा है या पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर रहा है। मतलब बात करें तो इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री की वो अपनी इच्छा अनुरूप नागरिकता ग्रहण करना चाहता है। तो जैसे ही वो दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करेगा, वैसे ही क्या होगा कि बिना कोई दस्तावेज के, बिना किसी नियम कानून के उसकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि क्या होता है कि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जबकि भारत युद्ध में व्यस्त हो। तो ये व्यवस्था कब लागू नहीं होगी? और यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि बर्खास्तगी के द्वारा त्याग में क्या क्या कैसे होता है, यानी कि जब भारत युद्ध में हो तब भी क्या बर्खास्तगी हो सकती है किसी भी नागरिक की? तो उसमें से हमको बताना पड़ेगा कि राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई व्यक्ति दूसरे देश की स्वेच्छा से यदि नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन भारत यदि युद्ध में चल रहा है तो उस टाइम पे फिर ऐसी कंडीशंस नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद आता है वंचित करने के द्वारा। वंचित करने का अर्थ है कि इसे वंचित किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे बात करिए यदि, तो इसका मतलब क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। यानी कि केंद्र सरकार क्या करेगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा कि किसी भी भारतीय नागरिक को जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो, उनको आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। यदि इसमें कुछ कंडीशंस है, इनके बारे में यदि हम बात करें तो क्या है, यदि नागरिक फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यानी कि जो नागरिकता है वो फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। ठीक है। इसकी जो 4-5 कंडीशंस है उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि केंद्र सरकार कब इनको वंचित कर सकता है भारत की नागरिकता से। इसका पहला है कि यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। ठीक है। यानी कि कोई सही दस्तावेज ना हो, किसी तरह से गोलमेल करके नागरिकता यदि हम प्राप्त कर लेते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा हमको वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से। ठीक है, कि हम भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। दूसरी कंडीशन इसकी आती है कि यदि नागरिक के मतलब नागरिक ने के प्रति अनादर जताया हो, यानी कि बात करें तो नागरिक जो होता है वो संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यानी संविधान के नियमों कानूनों का अपमान किया हो, उनका पालन ना किया हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि नागरिकता से उसे वंचित कर दिया जाता है। इसकी तीसरी कंडीशंस आती है कि यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। यानी कि बात करें हम तो भारत का नागरिक, सपोज हम या आप, ठीक है, कोई भी हो जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, और हम क्या करें कि जब भी भारत, और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझिए आप कि जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। ठीक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यहाँ पे इन दोनों का युद्ध चल रहा है और इंडिया का कोई नागरिक, ठीक है, क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के जो भी वहाँ के दुश्मन है उनको यहाँ ये पल पल की खबर दे रहा है या इनसे मिला हुआ है। तो उस कंडीशन में यदि पता चलता है कि कोई ऐसी कर रहा है, ऐसी बाह्य हरकत कर रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। कि ये किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे पूछा भी जाएगा कि संसद के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ये सब केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो केंद्र सरकार के द्वारा इस स्थिति में भी, यानी कि युद्ध के दौरान शत्रु देश की कोई मदद करता है, गैर कानूनी संबंध स्थापित करता है, तो राष्ट्र विरोधी सूचना देता है, यानी कि हम यहाँ कुछ भी योजनाएं बना रहे हैं, वो वहाँ पे पल पल की खबर दे रहा है शत्रु दल को, तो उस कंडीशन में भी इनको क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। इसकी चौथी कंडीशन है कि पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। यानी कि जब हम देखे थे कि उसमें से किस किस तरह से अर्जन कर सकते हैं नागरिकता, तो उसमें एक कारण था पंजीकरण के द्वारा और एक था प्राकृतिक रूप से। ठीक है। तो ये दोनों ही जब कंडीशंस है, यानी पंजीकरण हो गया और प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान, यानी यहाँ नागरिकता प्राप्त करते हैं और 5 वर्ष के दौरान नागरिक को क्या होता है कि किसी देश में, मतलब 5 वर्ष के अंदर अंदर किसी देश में वो 2 वर्ष के लिए कैद में हो यदि, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, फिर भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो पंजीकरण के द्वारा तो वो भारत के नागरिक बन जाएंगे, या प्राकृतिक जो भी दस्तावेज होते हैं उनके द्वारा वो नागरिक बन जाएंगे। लेकिन
मतलब 5 साल पूरे होते-होते वो 2 साल किसी अन्य देश के, मतलब भारत देश में नहीं, किसी अन्य देश से में वो 2 वर्ष तक यदि कैद में रहते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा? भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारी लास्ट कंडीशन आती है कि नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। यानी कि कोई भी नागरिक जो है कि मतलब नागरिक सामान्य रूप से, जो भी भारत के नागरिक हैं सामान्य रूप से भारत भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, यानी कि वो कई सालों से यहाँ पे 7 वर्ष दिया हुआ है एग्जैक्ट डाटा इसका कि जैसे सपोज एग्जांपल के लिए आप ही जाते हो किसी देश में, ठीक है, अमेरिका जा रहे हो या पाकिस्तान जा रहे हो, नेपाल जा रहे हो, कहीं भी जाके आप क्या करते हो कि लगातार 7 वर्षों तक वहाँ रहते हो, ठीक है, बिना कोई सूचना के। यानी कि ना तो कोई यहाँ पे जानकारी है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन किए हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो जा रहे हो, या कुछ और, बस ऐसे ही आप चले जाते हो, वहाँ 7 वर्ष तक लगातार रहते हो, तो इस कंडीशन में भी भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी वंचित के आधार पर या बात करें तो वंचित करने के द्वारा कैसे कैसे वंचित किया जा सकता है किसी भी नागरिक को भारत की नागरिकता से, बर्खास्तगी के द्वारा कैसे होता है, स्वैच्छिक त्याग के द्वारा, ठीक है। और तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद हम बात करें तो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है, और ये क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे देश में दोहरी नागरिकता है या एकल नागरिकता है, या हमारे देश में कैसी नागरिकता भारत के लोगों को प्राप्त है। तो वहाँ पे दोहरी तहरी जो भी होता है कि एकल नागरिकता है, तो हमें ऑप्शन में टिक करना पड़ता है एकल नागरिकता, ठीक है। तो भारत में क्या है, एकल नागरिकता प्राप्त है। और ये जो स्लाइड में दिख रहा है, यदि आप अपनी नोट्स बना रहे हो और प्रॉपर तरीके से लिख रहे हो, तो धीरे धीरे करके आपकी नोट्स कंप्लीट हो जाएगी और आपको ज़्यादा बोझ भी नहीं लगेगा। तो यदि इंटरेस्टेड हो आप लोग, मैं कोई फोर्स नहीं करूँगी कि आप बनाओ ही, क्योंकि जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो तो आप बना सकते हो यदि बनाना हो तो। और यदि ऐसे ही आपको याद हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं, आप जीनियस हो, याद कर सकते हो। बट यदि बनाना चाहो तो उनके लिए है कि बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, भारत में एकल नागरिकता, तो हमारे देश में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्राप्त है, यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता है, यानी कि एक ही देश की नागरिकता प्राप्त है, ठीक है। इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है, हालांकि मैं कई बार समझा चुकी हूँ, बट यहाँ पे आप और थोड़ा सा समझिए कि दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे क्या हो कि राज्य और मतलब राज्य और केंद्र दोनों की नागरिकता प्राप्त हो। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान संघीय है। संघीय का मतलब क्या होता है कि एक से अधिक सरकार हो। बिल्कुल, मतलब मेन मुद्दे पे यदि हमारे संघीय का मतलब बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ है कि एक से अधिक सरकारों का होना किसी भी देश में। और इसका मीनिंग यदि नहीं पता हो तो आप लोग लिख लीजिए, और जिस जो भी एनसीईआरटी क्लास 8 की पढ़े होंगे उनको भी अच्छे तरीके से पता होगा कि संघीय का मतलब क्या होता है। तो संघीय का मतलब है एक से अधिक सरकार का होना किसी भी कंट्री पे, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में ही देख लीजिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज व्यवस्था, 3 टाइप्स की सरकारों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हालांकि बताया गया है क्या है कि भारतीय संविधान संघीय है और दोहरी राज पद्धति को अपनाया, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था, ठीक है। दोहरी राज पद्धति का जो मतलब है, तो इससे दोहरी का मतलब है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। जैसे केंद्र की सरकार में बात करें तो जिस तरह केंद्र में हमारे पीएम होते हैं और पीएम के बाद पूरे कैबिनेट होते हैं, देन उसके बाद हमारे राज्य में भी सेम उसी तरह राज्य सरकार में भी होता है। राज्य का भी अपना सीएम होते हैं जो कि हेड होते हैं राज्य के, राज्य का भी पूरा उसी तरह का कैबिनेट तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हालांकि ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे हाई लेवल पे होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात प्रत्येक स्टेट को माननी पड़ती है, लेकिन फिर भी क्या किया गया कि प्रत्येक राज्य को छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से अपना नियम कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोहरी जो शासन पद्धति है उसका यही मतलब है, राज पद्धति है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, ठीक है। संघीय का मतलब आपको समझ में आ गया है कि एक से अधिक सरकार का होना, यानी कि अब एक से अधिक केंद्र सरकार बस होती तो एक सरकार होती ना, लेकिन यहाँ पे 2 सरकारें हैं तो यहाँ पे संघीय हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे दोहरी पद्धति तो है लेकिन नागरिकता एक है। मतलब क्या हुआ कि एग्जाम्पल के लिए आप अमेरिका को देखोगे, अमेरिका में क्या है कि दोहरी मतलब दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, किसी भी नागरिक को
वहाँ पे मतलब उनको क्या होता है कि जो राज्य में रह रहे हैं, तो राज्य की भी नागरिकता प्राप्त होती है किसी भी व्यक्ति को, और केंद्र की भी नागरिकता प्राप्त होती है किसी भी व्यक्ति को। इसे हम कहते हैं दोहरी नागरिकता, जो कि हमारे देश में नहीं है। ठीक है, हमारे देश में सिर्फ एकल नागरिकता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है, तो आपसे ये आना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, लगातार 7 साल बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी कि जो अभी उसमें बर्खास्तगी यानी वंचित करने के द्वारा हम पढ़े, तो लगातार क्या होता है, 7 साल बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय कौन होता है, संसद होता है। यानी कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय होता है वो कौन होता है, हमारा संसद होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, नागरिकता प्राप्त करने वाला जो शर्तें निर्धारित करने वाला होता है संसद। ठीक है, लेकिन यदि कोई वंचित कर सकता है, तो यहाँ पे वंचित करने के आधार पर तो केंद्र सरकार हमारी कर सकती है। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि यदि युद्ध चल रहा हो, ठीक है, तो इसमें केंद्र सरकार ही संसद में ना जाके स्वैच्छिक त्याग में, इसमें भी संसद का रोल होता है। बट यदि युद्ध चल रहा है तो फिर केंद्र सरकार ही वो अपना दस्तावेज अपने पास रख के उनको क्या कर सकती है, नागरिकता से उनको त्याग दे सकती है। मतलब वो उनका त्याग पत्र अपने पास रख सकती है। ठीक है, संसद में फिर ले जाने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। और उसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करते हैं बर्खास्तगी के द्वारा, तो इसमें वो तो खुद अपने आप ही यदि ग्रहण कर लिए तो अपने आप ही उनकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, किसी का रोल नहीं होता है। तो इन तीनों में ही याद रखना है। और जब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि इनको शर्तों का निर्धारण करने वाला निकाय कौन है, ठीक है, तो शर्तों का निर्धारण करने वाला निकाय हमारा कौन है, संसद है। और वंचित करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। और मतलब स्वैच्छिक त्याग, तो स्वैच्छिक त्याग वो क्या कर सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में दे सकते हैं। लेकिन यदि युद्ध चल रहा है तो केंद्र सरकार ही क्या कर सकती है कि उनका इस्तीफा ले सकती है। ठीक है, और इस्तीफा नहीं, उनका जो त्याग पत्र है वो ले सकती है, क्योंकि वो किसी पद में नहीं है कि इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, बस वो यहाँ की नागरिकता त्यागना चाहते हैं और अपना जो भी उनका पर्चा है वो दे सकते हैं और वो अपने पास रख सकती है। तो ये नागरिकता से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे, फैक्ट थे, हमने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझा है। और आई होप कि आप सभी को अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, यानी मूल अधिकार, या बात करें तो फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, क्या कैसे है। सो आप में से जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। क्योंकि क्या है, मैं डेली वीडियो नहीं बना पाती हूँ। ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि जब भी अपलोड हो, तो यदि आप बेल आइकन प्रेस किए रहते हैं तो आपके पास तक वीडियो क्या है, आसानी से पहुँच जाएगा और आप वीडियो मिस नहीं करोगे। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और आप सभी पढ़ते रहिए मन लगा के, एग्ज़ाम आने वाले हैं कुछ, और जो भी आप हम अप्लाई किए हों जिसमें भी, तो पेपर दीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। ऑल द बेस्ट।